हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस इंग्लिश। मैं हूँ मेघा और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 कंटिन्यूइंग विद एरर करेक्शन। लास्ट क्लास में हमने जाना था एडजेक्टिव क्या होते हैं। मॉडिफायर्स होते हैं एक तरह के जो या तो नाउन्स या प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं। वैसा ही कुछ एक चीज़ होता है एडवर्ब, वो भी एक मॉडिफाउन है, बट उसमें डिफरेंस ये होता है कि जहाँ एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब्स या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या वर्ब को मॉडिफाई करता है या खुद एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। जैसे कि ये सारे सेंटेंस हम देखते हैं, यू राइट ब्यूटिफुली। सो यहाँ पे ये जो वर्ड है ब्यूटिफुली, ये मॉडिफाई कर रहा है राइट को। राइट इज़ अ वर्ब क्योंकि वो एक एक्शन बता रहा है कि वो लिख रहा है और वो बहुत ही अच्छे से लिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है कि वो कैसे लिख रहा है और उसका जवाब में लिख रहा है कि ही इज़ राइटिंग ब्यूटिफुली, तो ये सेंटेंस, तो ये वर्ड ब्यूटिफुली इज़ मॉडिफाइंग द वर्ब विच इज़ राइट। और वी कैन ऑल्सो सी कि ये जो बेस वर्ड है ब्यूटिफुल, उससे बना है ये एडवर्ब। और वो कैसे बना है, उसमें हम लोगों ने ly लगा दिया है ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल में अगर ly लगा के, यानी कोई भी बेस वर्ब में ly लगा के अगर उसे एडवर्ब बनाया जाता है तो उसे हम रेगुलर वर्ब एडवर्ब कहते हैं। जो दूसरा सेंटेंस है, स्लोली वॉक टूवर्ड्स द बस। सो यहाँ पे वॉक जो है एक वर्ब है, एक एक्शन है और उसे मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, और वो बता रहा है कि वो कैसे चल रहा है, तो वो धीरे धीरे चल रहा है। इसमें भी बेस वर्ड स्लो है और उसमें ly लगाया है, यानी कि ये भी एक रेगुलर एडवर्ब है। ही ओन्स द ब्राइट रेड कार। सो ये जो रेड है एक एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है गाड़ी की, यानी ये एक एडजेक्टिव है और इसे मॉडिफाई कर रहा है कि किस तरह का रेड कार है, ब्राइट रेड कार। ठीक है, सो ये एक एडवर्ब है। शी रैन वेरी क्विकली। सो ये जो रनिंग है एक वर्ब है क्योंकि एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट शी रैन, और वो कैसे दौड़ी, वेरी क्विकली, यानी बहुत तेज़ी। तो ये एक एडवर्ब है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो रनिंग का एक्शन है वो कैसा है, यानी बहुत ही क्विकली है इस सेंटेंस में। द कैट लिव्स इन द शेड। तो ये जो लिविंग है दिस इज अ वर्ब, और अगर क्वेश्चन है कि वेयर डज द कैट लिव, तो इन द शेड, यानी ये तीनों जो वर्ड्स हैं इन द शेड, ये मॉडिफाई कर रहे हैं इस वर्ब को विच इज लिविंग। सो हाउ डज द कैट लिव, शी लिव्स इन द शेड। शी लुक्ड एक्साइटेड। सो ये एक्साइटेड जो है ये एक वर्ब है, एक एक्शन बता रहे हैं कि वो बहुत ही खुश। एज इफ शी कुड जंप अप एंड डांस एट एनी मोमेंट। और ये जो जितने भी वर्ड्स इसको फॉलो कर रहे हैं, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे, एज इफ शी कुड जंप अप एंड डांस एट एनी मोमेंट, ये मॉडिफाई कर रहे हैं इस वर्ब को विच इज़ एक्साइटेड। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं मिलके एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं सेंटेंस में। सो एक एडवर्ब या तो एक सिंगल वर्ड हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक ब्यूटिफुली, स्लोली, ब्राइट, ये एक बेस वर्ड ही है। पहले दोनों वर्ड्स में हमने देखा कि बेस वर्ड में ly लगा के उसे एडवर्ब बनाया गया है जो रेगुलर एडवर्ब्स हैं। यहाँ पे एक बेस वर्ड को एज इट इज़ एडवर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे दो वर्ड मिलकर एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 वर्ड, और यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस एडवर्ब का काम कर रहे हैं। सो हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारा और क्लैरिटी बढ़े एडवर्ब के बारे में और उसके यूसेज के बारे में। द किकर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम वॉज रनिंग स्लो बैक टू द बेंच। ही माइट बी इंजर्ड, इन विच केस a replacement would be required. So the kicker of the Australian team, यानी एक गेम की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलियन टीम का जो किकर है he was running slow. So यहाँ पे ये जो slow है, running is the verb और ये slow उसको modify करना चाह रहा है slow, but हमने देखा था कि slow is not the right way to say। अगर हम बताना चाहते कि किस तरह से दौड़ रहा है तो बेस वर्ड स्लो में हम लोग ly लगाएंगे और इसे एडवर्ब बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सिर्फ स्लो है, द स्टैंड अलोन स्लो, ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमें पता है कि या तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का कैरेक्टरिस्टिक या उसके एट्रीब्यूट्स बताता है, वर्ब का नहीं। तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा एक एडवर्ब में और ly लगाएंगे। सो ये है हमारा राइट आंसर और एरर है पार्ट बी में।
The children were throwing a tantrum in the supermarket, so their mother told them to behave themselves and not act bad. So यहाँ पे जो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है and not act bad. Act ये एक एक्शन बता रहा है, दिस इज अ वर्ब, और इसे हमें मॉडिफाई करना है एक एडवर्ब की तरह, क्योंकि हमें बताना है कि वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं. सो द मदर टोल्ड देम नॉट टू बिहेव देमसेल्व्स एंड नॉट एक्ट बैड. सो अगेन यहाँ पे ये जो बैड है एट्रीब्यूट है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, मगर वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है. तो यहाँ पे हम लोग ly लगाएंगे. और ऐसे वर्ड्स जिसमें एक बेस वर्ड में ly लगा के उसे एडवर्ब बनाते हैं उसे रेगुलर एडवर्ब कहते हैं. और ये है एरर, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए एंड नॉट एक्ट बैडली. सो आवर आंसर इज डी बिकॉज एरर उसमें है. अब आगे बढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब्स की तरफ, यानी किस किस तरह के एडवर्ब्स हमें सेंटेंसेस में दिखते हैं. तो पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ये हमें बताता है कि कितने लंबे समय तक कोई चीज़ अगर हुई, यानी फॉर हाउ लॉन्ग समथिंग हैपन्स. तो ये किस तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउ, टुमारो, येस्टरडे. ठीक है, सो इस तरह के वर्ड्स होते हैं. और हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे अगर हमने बोला कि वी आर गोइंग टू ईट नाउ, यानी हम अभी खाना खाएंगे. सो ये जो नाउ है, ये जो वर्ड, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि वो समय के बारे में हमें बता रहा है कि हम लोग अभी खाना खाएंगे. फिर होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंदर ही आता है, उसी का एक प्रकार है एडवर्ब्स ऑफ टाइम का. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें बताता है या तो डायरेक्शन या डिस्टेंस या मूवमेंट या पोजीशन. अगर कोई एक्शन में इन्वॉल्व है उसके बारे में अगर कोई चीज़ बताता है तो वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. और कैसे होते हैं ये वर्ड्स, जैसे एवरीवेयर, हियर, देयर, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, अप, अपहिल, बिहाइंड. तो इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, इसे कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. फिर होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कैसे हुई, या फिर किसी ने कोई चीज़ कैसे किया, यानी उसका मैनर बताता है. तो ये होते हैं वर्ड्स जैसे ब्यूटिफुली, वंडरफुली, स्लोली, डेलिबरेटली, हैप्पीली. तो बेस वर्ड में ly लगाया हुआ है ज़्यादातर, और ये हमें मैनर्स बताते हैं, यानी कोई चीज़ कैसे हुआ या किसी ने कोई चीज़ कैसे किया, वो होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. फिर होते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़, कोई अगर वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी डिग्री क्या है, कि किस हद तक उसको किया गया है. तो वैसे वर्ड्स होते हैं जैसे अनडाउटेडली, ट्रूली, वेरी, क्वाइट, प्रिटी, इस तरह के वर्ड्स हैं. तो हम जैसे अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें और क्लैरिटी मिलेगा कि इनको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. तो एक क्वेश्चन एक देखते हैं हम, ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि कैसे यूज़ होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. रोहन वॉज नॉट एबल टू फाइंड श्वेता, सो ही आस्क्ड हर रूममेट वेयर शी वॉज. यानी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था तो रूममेट को पूछा श्वेता के कि कहाँ है वो. श्वेता's mother asked her to come home, so she yesterday left, she replied. So ये जो yesterday है, this is a adverb of time, क्योंकि ये समय बता रहा है कि कल कोई चीज़ हुई, और वो क्या हुई, she left. तो जब भी adverb of time यूज़ होता है किसी सेंटेंस में, तो उससे सेंटेंस एंड होता है, वो बीच में नहीं आता है. तो यहाँ पे मगर हम देख रहे हैं कि वो जो एक्शन है वर्ब उसके पहले आ रहा है. तो हमेशा याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम से सेंटेंस एंड होता है, यानी सेंटेंस के एंड में उसे यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे होना चाहिए सो शी लेफ्ट येस्टरडे, शी रिप्लाइड. तो ये एरर है, ये पहले आ रहा है जबकि आना चाहिए एंड में. तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट आई एम ईटिंग नाउ. तो ये जो नाउ है विच इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम, इस सेंटेंस में एंड में यूज़ हो रहा है. हम ऐसे तो नहीं बोलते आई एम नाउ ईटिंग, वी डोंट से दैट. So now, which is an adverb of time, will be at the end of the sentence. But कभी कभी होता है कि उसे जो adverb of time है उसे sentence के एकदम पहले ही यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग बोल सकते हैं next year I am going to run for president. तो यहाँ पे जो next year है, क्योंकि वो टाइम के बारे में बता रहा है कि अगले साल कोई चीज़ अगर होनी है तो अगले साल.
तो कभी कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है एडवर्ब ऑफ टाइम या तो एंड, बट ऐसे कोई कोई एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं जो सेंटेंस के बीच में भी यूज़ होते हैं, और ये 3 कॉमन एडवर्ब्स होते हैं जो टाइम के होते हैं, जो सेंटेंस में बीच में यूज़ होते हैं, जो ये रूल फॉलो नहीं करते कि इसे सेंटेंस के एंड में ही रहना है। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं लेटर, येट एंड स्टिल। सो ये जो 3 एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट शी लेटर स्पोक टू एन एडवाइज़र, तो ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है। या फिर येट भी बीच में यूज़ होता है, दैट ही इज़ येट टू गो टू द डॉक्टर, और इसको अगर एंड में सेंटेंस में यूज़ करना होगा तो ही कैन से दैट ही हैज़न्ट गॉन टू द डॉक्टर येट। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस में इसका यूसेज राइट है, या तो बीच में आता है या तो एंड में भी आ सकता है। जो स्टिल है, जैसे आर यू स्टिल वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, तो इसमें भी सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो भी ये ग्रामेटिकली राइट है। तो ये जब भी हम लोग देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये याद रखेंगे या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है या तो एंड में आता है, मगर ये जो 3 वर्ड्स हैं लेटर, स्टिल एंड येट, ये बीच में भी आ सकते हैं और वो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है। तो ये हम देख रहे हैं कि एरर है पार्ट डी में, इसीलिए हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amit is preparing to participate in the marathon next month. He has been running since 3 hours without break and still does not look very tired. So यहाँ पे कौन सा एडवर्ब हम देख रहे हैं? since. ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, since. तो जब भी हम लोग since यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर उसमें रेफरेंस दिया गया है तभी हम सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 आवर्स दिया गया है, ये नहीं बताया गया है कि शायद 11 बजे से ही इज़ रनिंग। तो अगर एक स्पेसिफिक टाइम का मेंशन होता, फॉर एग्जांपल 11 o'clock, तो यहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। जब जनरल आइडिया दिया जाता है, नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, तो हम लोग फॉर यूज़ करते हैं, नॉट सिंस। सो फॉर जो होता है ये यूज़ होता है लेंथ ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं 3 घंटे। और स्टिल जो यूज़ होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। सो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर सिंस यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, तो क्या उसके साथ एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ हो रहा है। अगर हो रहा है तो सिंस का यूसेज करेक्ट है। अगर सिर्फ एक लेंथ ऑफ टाइम दिया गया है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक स्पेसिफिक टाइम का मेंशन नहीं है, तब हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट सी में। Mary called the IT team and complained that her computer system has been having issues for last week. Yet nobody came to look at the issue. So यहाँ पे एक समय की बात हो रही है कि लास्ट वीक, यानी पिछले वीक से इशू हो रहा है और किसी ने कुछ उसको सॉल्व नहीं किया है। और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? द एडवर्ब ऑफ टाइम विच इज़ फॉर। सो फॉर जो हमने बोला था कि ये एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, मगर यहाँ पे बोल रही है वो कि पिछले वीक से प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड है लास्ट वीक, तो एक स्पेसिफिक टाइम का मेंशन है कि पिछले वीक से प्रॉब्लम चल रहा है और किसी ने कुछ नहीं किया। मगर फॉर जो है, जो हमें पता था कि लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे लेंथ नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम का मेंशन है कि पिछले वीक यानी लास्ट वीक। सो यहाँ पे फॉर नहीं होगा, यहाँ पे सिंस होगा, और ये एरर है सेंटेंस में सी में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हैज़ बीन हैविंग इश्यूज सिंस लास्ट वीक। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब यूज़ हो रहे हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम, आई वेंट टू द डोर फॉर 2 hours एवरी आफ्टरनून लास्ट ईयर। सो फॉर 2 hours एक ड्यूरेशन बता रहा है कि 2 घंटे से। एवरी आफ्टरनून यानी एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हर दिन हो जाता है ना, फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट ईयर यानी एक सर्टन पॉइंट इन टाइम, यानी एक
पर्टिकुलर टाइम के बारे में, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहा है कि पिछले साल से। इसमें इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि 3 तरह के एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ हो रहे हैं। एक है ड्यूरेशन बता रहा है, एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है और एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम बता रहा है। तो जब भी एक से ज़्यादा एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ होता है तो हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो पहले ड्यूरेशन आता है, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इसको अगर हम लोग जंबल कर दें और पहले ये बोले कि आई वेंट टू द डोर लास्ट ईयर एवरी आफ्टरनून फॉर 2 आवर्स, तो दैट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। सो और वो सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है। तो इसीलिए जब भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम एक सेंटेंस में यूज़ हो रहा है और वो एक से ज़्यादा है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ड्यूरेशन जो बता रहा है वो पहले आएगा, फ्रीक्वेंसी उसके बाद, और उसके बाद जो आएगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम का अगर एक इन्फॉर्मेशन है उस सेंटेंस में तो वो सबसे एंड में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। व्हेन आई वाज वर्किंग इन मुंबई, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है कि जब मैं मुंबई में काम करती थी। आई वुड ऑलवेज गो टू द स्टेशन सून। सो यहाँ पे सून जो है ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये बता रहा है कि जब मैं मुंबई में काम करती थी तो मैं स्टेशन जल्दी जाती थी। सो ये जो सून वर्ड होते हैं ये कभी भी पास्ट टेंस के लिए यूज़ नहीं होते हैं। दिस इज़ ऑलवेज यूज फॉर अ फ्यूचर टेंस। जैसे आई विल सी यू सून, जब भी फ्यूचर में अगर हमें बताना है किसी से कि मैं तुम्हें फ्यूचर में मिलूंगी, सो सून वुड बी द करेक्ट वे टू यूज़ इट और टू से इट। मगर जब पास्ट टेंस की बात होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं अर्ली। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन मुंबई आई वुड ऑलवेज गो टू द स्टेशन अर्ली। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में भी यूज़ होता है अर्ली और फ्यूचर टेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई विल अराइव अर्ली, और अगर पास्ट टेंस में इसे बोलना होगा तो आई अराइव्ड अर्ली। सो ये हमें ध्यान रखना है, सून सिर्फ फ्यूचर टेंस में यूज़ होगा और अर्ली जो है वो या तो पास्ट टेंस एज वेल एज फ्यूचर टेंस में यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए एरर हमें दिख रहा है पार्ट बी में। सो करेक्ट सेंटेंस होगा व्हेन आई वाज वर्किंग इन मुंबई आई वुड ऑलवेज गो टू द स्टेशन अर्ली टू कैच द ट्रेन। और ये बाय द वे एक ट्रू स्टोरी है। ये जब मैं मुंबई में रहती थी तो मैं सच में स्टेशन जल्दी जाया करती थी। मैं थाने में रहती थी और मेरा ऑफिस जो था वो था चर्च गेट में, तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगता था लोकल ट्रेन में। तो मैं हमेशा सुबह 7 बजे स्टेशन पहुंच जाती थी, 9 बजे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए। और इससे क्या होता था कि चूँकि ट्रेन वहीं से खुलती थी, थाने स्टेशन वॉज द फर्स्ट स्टेशन, तो मुझे सीट मिल जाता था। तो दिस इज़ एक्चुअली माई ओन एक्सपीरियंस। आई एम श्योर जो बॉम्बे में रहते हैं उनको ये पता होगा कि लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, स्पेशली ऑफिस आवर्स में, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। I want to continue reading this book any longer. So many protagonists have died already. I don't know who is going to survive till the end and become the king of Iron Throne. So any longer is an adverb of time. एक समय के बारे में बता रहा है। तो I want to continue reading this book any longer. Any longer जो होता है इसको हम लोग any longer और any more, ये दोनों सिनोनिम है, दोनों में से कोई भी एक हम लोग सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो वर्ड्स होते हैं ये कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होते। जैसे यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू कंटिन्यू रीडिंग दिस बुक। अगर नेगेटिव होना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू ईट, है ना, ये सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं। तो एनी और एनी लॉन्गर कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं यूज़ होते, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू रीडिंग दिस बुक एनी लॉन्गर। सो इसीलिए एरर हमें दिख रहा है पार्ट ए में। फिलिप आस्क्ड एलिजाबेथ इफ शी इज स्टिल गोइंग टू स्टारबक्स टू गेट हर लाटे। एनी मोर आई डू नॉट गो देयर, आई फाउंड अ चीपर बरिस्ता नियर माई हाउस, शी रिप्लाइड दे ऑल्सो गिव फ्री कुकीज़। सो फिलिप ने एलिजाबेथ को पूछा कि क्या तुम अभी भी स्टारबक्स में जाते हो अपना कॉफ़ी लेने। लाटे जो है एक तरह का कॉफ़ी होता है। एनी मोर आई डू नॉट गो देयर, तो ये कहना चाह रही है कि मैं अब वहाँ पे और नहीं जा रही हूँ। सो एनी मोर जैसे हमने लास्ट सेंटेंस में देखा था ये नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे आई डू नॉट गो के साथ यूज़ हो रहा है एनी मोर, विच इज़ राइट। मगर हमें ये ध्यान रखना है कि एनी मोर या एनी लॉन्गर जो है हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है। एनी मोर आई डू नॉट गो देयर इज़ नॉट द राइट वे टू से इट। तो राइट वे क्या होता है, दैट आई डू नॉट गो देयर एनी मोर।
सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट बी में, बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस ठीक है। क्वेश्चन 10, हैरी कॉल्ड अप मेगन्स ऑफिस फॉर अ बैकग्राउंड चेक बिफोर हायरिंग हर। द HR डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्ड हिम दैट शी डजंट वर्क देयर नो लॉन्गर। सो अगेन जैसे पिछले दो क्वेश्चन में हमने देखा था एनी मोर होता है या एनी लॉन्गर होता है, उसका ऑपोजिट होता है नो लॉन्गर। तो जहाँ एनी मोर और एनी लॉन्गर एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है, नो लॉन्गर हमेशा एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। बट हमने देखा यहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ है, दैट शी डज नॉट वर्क, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। बट नो लॉन्गर इज ऑलवेज यूज विथ अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द HR डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्ड हिम दैट शी डजंट वर्क हियर, या तो एनी लॉन्गर यहाँ पे यूज़ होना चाहिए बिकॉज अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो एनी लॉन्गर या एनी मोर। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नो लॉन्गर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे नो लगा हुआ है। और एक सेंटेंस में भी अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ करेंगे तो दो नेगेटिव मिलके क्या होता है, दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना देंगे, तो उसका सेंटेंस का मीनिंग ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। वो कहना चाह रहा है कि ऐसा वो अब वहाँ पे काम नहीं करती है, मगर अगर हम दो नेगेटिव लेके आ जाएंगे तो उसका टेक्निकली मीनिंग हो जाएगा कि वहाँ पे काम करती है। दैट द HR इन्फॉर्म्ड हिम दैट शी डजंट वर्क देयर नो लॉन्गर, तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि वो अभी भी वहाँ काम करती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर नो लॉन्गर जो इन इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव वो यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, तो वो एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, और एनी लॉन्गर ऑलवेज विद द नेगेटिव वन। सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट सी में, और ये है हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। आफ्टर माई मोबाइल फोन्स बैटरी वॉज एग्जॉस्टेड, यानी जब मेरे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया, आई वॉज नॉट श्योर विच डायरेक्शन टू गो, तो उसे पता नहीं चला कि कौन से डायरेक्शन में जाए। हो सकता है वो गूगल मैप यूज़ कर रहा हो, तो जब बैटरी ख़त्म हो गई तो मोबाइल बंद हो गया, तो उसे पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाए। थैंकफुली द स्काई वॉज क्लियर बिकॉज व्हेन आई लुक्ड अप I noticed the stars in the sky and decided to north walk, यानी एक नॉर्थ डायरेक्शन में डिसाइड किया उसने चलने का। तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ है, दिस इज एन एडवर्ब, इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम, और स्पेसिफिकली दिस इज एन एडवर्ब ऑफ लोकेशन। ये डायरेक्शन बता रहा है कि वो नॉर्थ डिसाइड किया उसने चलने का। और ये जो मॉडिफाई कर रहा है कौन से वर्ड को, वॉक, क्योंकि उसके बारे में बता रहा है कि वो किधर जा रहा था, तो वो नॉर्थ जा रहा था। सो दिस इज द वर्ब दैट इट इज़ मॉडिफाइंग। तो जब भी एडवर्ब ऑफ लोकेशन यूज होता है, इस केस में नॉर्थ, सो इट ऑलवेज फॉलोज द वर्ब दैट इट इज मॉडिफाइंग। और यहाँ पे कौन सा वो वर्ब है, वॉक, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पहले आ गया है। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसको, आई नोटिस द स्टार्स इन द स्काई एंड डिसाइडेड टू वॉक नॉर्थ, यानी वॉक पहले आएगा और उसको फॉलो करेगा हमारा एडवर्ब विच इज नॉर्थ। तो एरर हमें दिख रहा है पार्ट डी में। सो ये हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में वर्ब के बाद नहीं, बाद आता है एडवर्ब ऑफ लोकेशन, पहले नहीं आता है। हालांकि इसके भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। आउटसाइड द ऑफिस, ये भी एक बता रहा है एडवर्ब ऑफ लोकेशन है, यहाँ पे ये पहले यूज़ हो रहा है, ये वर्ब के बाद नहीं आ रहा। और अक्रॉस द मेडो, ये भी एक एडवर्ब ऑफ लोकेशन है, ये भी पहले आ रहा है सेंटेंस के। तो जैसे लास्ट हमने एग्जाम्पल में देखा था कि वर्ब के बाद आता है हमेशा, तभी ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, या तो वो करेक्ट वे है यूज़ करने का, या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर हम यूज़ कर लें तो वो भी करेक्ट है। सो इवन दिस इज ग्रामेटिकली राइट। आगे बढ़ते हैं। ब्रैड्स कार ब्रोक डाउन इन द हाईवे, सो ही कॉल्ड एंजेलिना टू कम एंड पिक हिम अप, यानी कि ब्रैड की गाड़ी ख़राब हो गई थी हाईवे के पास, तो उसने एंजेलिना को फ़ोन करके बोला कि उसे पिकअप कर लो। आफ्टर वेटिंग फॉर 2 hours बाय द रोड साइड, ही वॉज रिलीव्ड टू सी हर कार कमिंग टूवर्ड्स। सो आफ्टर वेटिंग फॉर 2 hours, ड्यूरेशन बता रहा है और उसके लिए फॉर यूज़ हो रहा है, तो दिस इज़ राइट, क्योंकि हमें पता है ड्यूरेशन के साथ फॉर यूज़ होगा। और स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या यूज़ होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है सिंस। सो यहाँ पे एरर नहीं दिख रहा है हमें, फॉर 2 hours, दिस इज राइट। लास्ट पार्ट में आते हैं, ही वॉज रिलीव्ड टू सी हर कार कमिंग टूवर्ड्स। सो ये जो टूवर्ड्स है, दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ टाइम,
जब भी टुवर्ड्स यूज़ होता है सेंटेंस में तो ये ध्यान रखना है कि उसके बाद एक नाउन आना चाहिए, ये अकेले खड़ा नहीं हो सकता एक सेंटेंस में, यानी एक सेंटेंस है ये एंड नहीं हो सकता है, टुवर्ड्स एंड नहीं हो सकता एक सेंटेंस। सो ही वॉज रिलीव टू सी हर कार कमिंग टुवर्ड्स, या तो हिम होना चाहिए यहाँ पे, है ना, तभी एक सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा, दैट ही वॉज रिलीव टू सी हर कार कमिंग टुवर्ड्स हिम। सो टुवर्ड्स अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो उससे एंड नहीं होगा सेंटेंस, उसके साथ एक नाउन लगाना ज़रूरी है। सो इसीलिए यहाँ पे एरर हमें दिख रहा है पार्ट डी में। क्वेश्चन 13, एज द एनुअल कॉम्पिटिशन स्टार्टेड अप्रोचिंग ऑल द स्टूडेंट्स बिगैन टू वर्क एंथुजियास्टिक। सो यहाँ पे जो एंथुजियास्टिक है वो क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये एक एडजेक्टिव है, और ये हमें पता है वर्क एक वर्ब है ना, एक्शन बता रहा है। सो जैसे हमने शुरू के भी एग्जांपल्स में देखा था, एडजेक्टिव एक वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, क्या मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। तो ये बेस वर्ड है एंथुजियास्टिक, इसको हम लोग एडवर्ब कैसे बनाएंगे, ly लगाएंगे। सो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स बिगैन टू वर्क एंथुजियास्टिकली, है ना। सो दिस इज द राइट वे टू से, बिकॉज क्वेश्चन क्या है कि हाउ वर द स्टूडेंट्स वर्किंग, सो दे वर वर्किंग एंथुजियास्टिकली। सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट बी में। बाकी सेंटेंस, द एंटायर स्कूल वॉज बबलिंग विथ एक्साइटमेंट, यानी कि पूरे स्कूल में एक उत्साह का माहौल था, विच ब्रॉट मच अम्यूजमेंट टू द स्टूडेंट्स, यानी बहुत ही टीचर जो है उसे देख के बहुत ही खुश हो रहे थे, बहुत ही एंटरटेन हो रहे थे। तो बाकी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, एरर है पार्ट बी में, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 में। एल्फ्रेड आस्क्ड ब्रूस टू सेंड अ थैंक यू नोट। तो एल्फ्रेड ने ब्रूस को बोला एक थैंक यू नोट भेजो, टू हिज आंट फॉर द ब्यूटिफुल प्रेजेंट शी सेंट हिम फॉर हिज बर्थडे, यानी अपनी आंट को एक थैंक यू नोट भेजने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे अच्छा सा गिफ्ट भेजा था उसके बर्थडे पे। ब्रूस एट वंस सैट डाउन, यानी ब्रूस जो है तुरंत बैठ गया, एंड रोट ब्यूटिफुली द लेटर। सो यहाँ पे जो वर्ब है रोट, दिस इज द वर्ब, एक्शन बता रहा है कि लिखना। ब्यूटिफुली कैसे लिखा, तो ब्यूटिफुली, सो ये एक एडवर्ब है। द लेटर, रोट जो है वर्ब है, बट ये किस तरह का वर्ब है, हमने पढ़ा था दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव और एक होता है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को, अकेले एक सेंटेंस में अगर यूज होगा तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। जैसे अगर होता ब्रूस एट वंस सैट डाउन एंड रोट, तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना। सो दिस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सम मोर वर्ड्स इन द सेंटेंस। इनट्रांजिटिव होता है ये स्टैंड अलोन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ये। जैसे अगर सेंटेंस ऑफ ब्रूस डांस्ड, तो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, उसमें बिना कंफ्यूजन के ये क्लियर हो रहा है कि ब्रूस ने डांस किया। तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोट इज ए डिपेंडेंट वर्ब, इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज ये जो लेटर है इस पे ये डिपेंड करता है ताकि मीनिंग क्लियर आ जाए, क्योंकि कोई चीज़ बहुत सारा चीज़ लिख सकता है, मगर ब्रूस सैट डाउन एंड रोट, सो रोट व्हाट, द लेटर। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे रोट है एंड रोट व्हाट, द लेटर, तो उसमें एडवर्ब जो है वो वर्ब को इमीडिएटली फॉलो नहीं करता है, वो इस नाउन को, द लेटर, उसको फॉलो करेगा। तो इसको करेक्ट वे क्या होगा बोलने का, ब्रूस एट वंस सैट डाउन एंड रोट द लेटर ब्यूटिफुली। तो अब ये सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है, समझ में आ रहा है कि उसने एक सुंदर तरीके से वो लेटर लिखा। सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट डी में। रेचल सिंगल हैंडेडली स्टॉप्ड अ गाय फ्रॉम स्नैचिंग हर पर्स ऑन द सबवे, यानी सबवे में कोई रेचल से पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था जो उसने अकेले ही रोका। When she reached home and narrated the incidents to Ross, तो जब वो घर पहुंची और रॉस को उसने इंसिडेंट्स बताया तो उसने क्या बोला, he said, darling you are brave wonderfully। so ये जो brave है this is a characteristic है ना, adjective बता रहा है कि वो कैसी थी, so she was brave and wonderfully, ly भी लगा है तो ये भी हमें क्लू देता है कि this is an adverb।
सो कभी भी अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, तो वो हमेशा एडजेक्टिव को फॉलो करता है, उसके पहले नहीं आता। तो इसमें करेक्ट वे क्या होना चाहिए बोलने का? डार्लिंग यू आर वंडरफुली ब्रेव। सो एडवर्ब जो है पहले आएगा एडजेक्टिव के, और ये एरर हमें दिख रहा है पार्ट डी में। Samantha asked Robert if he will be able to eat the leftover pizza for dinner. So Samantha ने रॉबर्ट से पूछा कि क्या वो जो बचा हुआ पिज्ज़ा है वो रात को खा सकता है वो खाने पे। तो रॉबर्ट ने क्या बोला? Robert replied that even though he wanted to eat pasta, कि उसे तो पास्ता खाने का मन था, मगर he is enough hungry to eat it instead. मतलब उसे इतनी भूख लगी है कि वो बचा हुआ पिज्ज़ा भी खा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट पार्ट में देखते हैं, ही इज इनफ हंग्री टू ईट इट इंस्टेड। हंग्री इज द एडजेक्टिव ओवर हियर, है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। एंड इनफ इज द एडवर्ब। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है ना, और यहाँ पे तो पहले आ रहा है एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ रहा है। मगर ये जो वर्ड है इनफ, ये एक एक्सेप्शन है उस रूल के लिए। तो जब भी इनफ यूज़ होता है एक सेंटेंस में और एक एडजेक्टिव को अगर वो मॉडिफाई करता है तो वो उसके पहले नहीं आता है, वो हमेशा एडजेक्टिव को फॉलो करेगा। सो इसको करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट ही इज़ हंग्री इनफ टू ईट इट इंस्टेड। तो फिर क्लियर हो रहा है मीनिंग, है ना। और ये ऐसा क्यों होता है? जब भी हम इनफ यूज़ करते हैं तो वो एक डिग्री बताता है, यू नो, कि एक इंटेंसिटी क्या है, एक मात्रा। सो ही इज़ इनफ हंग्री। सो ये जैसे पिछले कुछ एग्जांपल्स में हमने देखा था, एक डायरेक्शन बता रहा था, एक लोकेशन बता रहा था, या तो नॉर्थ है ना, या आउटसाइड द ऑफिस। ये जब इनफ यूज़ होता है तो एक डिग्री बताता है कि कितने मात्रा में भूख लगी है, तो इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो इसीलिए अगर ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडवर्ब्स जो डिग्री बताते हैं यानी इंटेंसिटी बताते हैं, तो वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आते हैं, वो पहले नहीं आएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसीलिए हमें एरर दिख रहा है पार्ट डी में। तो आज हमने एडवर्ब्स के बारे में जाना और कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देखे कैसे होते हैं सेंटेंस में। तो आज हमने फोकस किया एडवर्ब्स ऑफ टाइम पे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्लेस, मैनर और डिग्री। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एडवर्ब्स के बारे में और जानेंगे कि और किस किस तरीके के एडवर्ब्स होते हैं और उनका यूसेज क्या है अलग अलग सेंटेंसेस में। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।